कि कैसे उस समय हमको डोमिनियन स्टेटस मिला और हम लोग उस पर भी तैयार हो जाने वाले थे। वो तो भला हो क्रांतिकारियों का, और धीरे धीरे जो प्रेशर बढ़ा और जो ब्रिटिश राज था, कहते थे कि जो ब्रिटिश राज था उसके जो राजशाही थी उसका सूरज कभी अस्त नहीं होता, क्योंकि इतनी बड़ी वो कॉलोनी थी, लोगों को अलग अलग जगह पे उन्होंने गुलाम बना रखा था विश्व के अलग अलग हिस्सों में। तो कहीं दिन होता था और कहीं रात। इसलिए कहावत थी कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसमें कभी सूरज अस्त नहीं होता, या उसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता। तो ये कहानी थी ब्रिटिश साम्राज्य की, और ये कहानी थी उस समय की जब हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हम तैयार थे और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आगे कैसे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे जब इस तरह की नौबत आ गई कि अब लड़ाई यहाँ पे आ गई थी, तो भारतीय संविधान के निर्माता थे उस समय, जब डोमिनियन स्टेटस के लिए बात हुई थी, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया हुआ था। तो उनके जो कानून थे वो धीरे धीरे वो योजना वहाँ से चालू हुई। उन्होंने कहा हम इतने सर्टेन चीज़ें ये हमने बना के रखी हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में, आप इन चीज़ों पे हम आपको छूट दे सकते हैं, लेवरेज दे सकते हैं, बाकी का चीज़ें हम करेंगे। तो सर बाकी के जो नेता था उस पर तैयार नहीं हुए, और उस समय धीरे धीरे जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उसके बाद अंग्रेज या ब्रिटिश की जो सेना थी उन पे बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर आ गया, हारने लग गए। तो उन्होंने सोचा धीरे धीरे उनकी जो पावर थी, कैप्चर जो करने की क्षमता थी लोगों को, या बंधक बनाने की क्षमता, उनकी जो मसल पावर, मनी पावर, दोनों जब कम होने लगी, देन दे डिसाइडेड टू लीव इंडिया। वो किसी के प्रेशर में, आपको कहूँ तो वो प्रेशर में गए थे। मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ी है हिस्ट्री, उसके हिसाब से किसी ने उनके ऊपर प्रेशर बनाया था, तो वो थे अंग्रेज, वो जिनके ऊपर किसी ने अगर उनके ऊपर प्रेशर बनाया था तो वो थे क्रांतिकारी। उनके प्रेशर से वो थोड़ा बहुत इधर उधर हुए थे। एंड दूसरी चीज़ ये थी कि जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो उसी समय एक आज़ादी का आंदोलन चल ही रहा था ऑलमोस्ट, और लग रहा था कि अब ब्रिटिश 48 में, वो आपको बता दूं वैसे 1948 की जो डेट थी वो पहले तय हुई थी। हमारे देश की जो स्वतंत्रता थी वो 1947 में तय नहीं थी, 1948 में अंग्रेज यहाँ से जाने वाले थे। रॉयल नेवी जो रिवोल्ट था, मुंबई में केस हुआ, अंग्रेज़ों के जो अफसर थे, लोग उनके हुक्मों की जो खास करके जो क्रांतिकारी जो चीज़ें थी, क्रांतिकारी लोग थे, वो थोड़ा ज़्यादा पुश कर दिए थे उनको, वो उनसे डरने लग गए थे, क्योंकि वो जहाँ देखो वहाँ उनको मारने लग गए थे। तो इन सारी चीज़ों से घबरा के अंग्रेज जल्दी छोड़ना चाहते थे। अगर उनके हाथ, मतलब जो उनकी जो पावर थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये लोग अब हमसे डर नहीं रहे। जैसे मैंने आपको थोड़े दिन पहले मैंने एक हिस्ट्री का वीडियो भी डाला था, उसमें बताया था कि कैसे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में, जो दिल्ली विधानसभा है, वहाँ पे बॉम्ब डाला था, बॉम्ब फेंका था, जस्ट टू नॉट टू किल एनीवन, just to make themselves heard by the British government। जो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या लिखा था वहाँ पे, लिखा था the deaf British government never heard us, and the British government was, which they considered was deaf, so to make them hear their voices they threw the bomb in the Delhi assembly, and that was done by Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जब प्रेशर बनाती रही, क्रांतिकारी प्रेशर रहे, और गांधी जी का तो मुझे तो लगता है कि जो पढ़ी है मैंने हिस्ट्री, उसके हिसाब से जो प्रेशर बना मेन, वो क्रांतिकारियों को बना, और सुभाष चंद्र बोस और उनके जो इस तरह के जो क्रांतिकारी लोग थे। अब एक घटना मैं आपको इसमें बताना भी चाहता हूँ कि देखिए, सुभाष चंद्र बोस जैसे अगर नेता हमारे देश में रहते और प्रधानमंत्री बने होते तो शायद देश की स्थिति कुछ और होती, और वो जिस तरह के विचार वाले थे तो उससे कहीं और देश का ले जाने, वो कोर नेशनलिस्ट थे और भारत की तरक्की पसंद करते थे। देखिए, आज हम पार्टियों की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन मुझे लगता है जो देश की बात करता है वही पार्टी सही है। कोई पार्टी से किसी को कुछ मिलता नहीं है, लेकिन हमको या आपको, आई एम टॉकिंग अबाउट द मिडिल क्लास एंड द अपर मिडिल क्लास, दे आर नॉट गिविंग एनीथिंग डायरेक्टली टू देम, बट हमारा जो एस्पिरेशन लेवल है, दैट इज़ इफ़ someone is good for the country then he should remain। ये मेरा टेक है, और आई थिंक बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना भी होगा। तो जो मैं बात कर रहा था सुभाष चंद्र बोस की,
तो एक बार जब हरिपुरा का सेशन हुआ था, कांग्रेस का हर साल सेशन होते थे, और कांग्रेस की भी जो हिस्ट्री है मैं उसको एक दिन पूरा, वैसे आप लोग से बता दूं, मैं एक दूसरा जो मेरा ये चैनल है इसमें नॉर्मल मैं बहुत सारी अलग चीज़ें करता हूँ, लेकिन अब दूसरा एक चैनल जो मैं बना रहा हूँ दैट विल बी डेडिकेटेड टूवर्ड्स द एजुकेशन, एंड इट विल बी डेडिकेटेड टूवर्ड्स द एजुकेशन एंड द पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग। तो युवा विचार इस चैनल का नाम है, मैंने सोच लिया है, और उस चैनल पे मैं अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं अगर करूँगा तो एक बार मैं लाइव आने लगूँगा फिर उसमें, और फिर वहाँ से हम ये सारी चीज़ें करेंगे, बिकॉज आई थिंक नॉट अर्निंग मनी ऑन द यूट्यूब एंड दिस, अपना कंटेंट बनाना, वीडियो शेयर करना, दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग आई नीड टू डू। I need to make people aware about what they need to know. In the time where there is lots of content on available on the media, आज सोशल मीडिया का जो पावर है you all know, but that should be used in a positive way. It is up to you how you are going to use it. It is up to the kids, क्योंकि आज जो सोशल मीडिया है हम बैन नहीं कर सकते। हम अपने बच्चों को, जो या आने वाले जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, आप अपने बच्चों को या जो किड्स हैं विच आर ग्रोइंग अप, दे आर वॉचिंग दैट जो भी कंटेंट है सोशल मीडिया पे, तो क्यों ना उनके सामने ऐसा कंटेंट बना के रखा जाए जो खासकर पढ़ने वाले हैं, जो देश के बारे में जानना चाहते हैं। हमने जब पढ़ा था तो हमने राष्ट्र और देश भक्ति के साथ उस ओत इन फीलिंग्स की ओत प्रोत या इन फीलिंग्स के साथ हम बड़े हुए थे। हमने महाभारत पढ़ा, रामायण पढ़ा, देश के ग्रंथ पढ़े जो धार्मिक ग्रंथ हैं, और देश के जो क्रांतिकारी हैं उनकी कहानियाँ पढ़ी, जो फ्रीडम फाइटर थे उनकी कहानियाँ पढ़ी, और लोगों के बारे में जान करके तो देश के प्रति आपकी एक भावना या सोच बनती है, और ये जानने को मिलता है हाउ प्रेशियस द फ्रीडम इज़। आज़ादी फ्री में, मुफ्त में नहीं मिली है, लाखों लाखों लोगों ने अपनी जान दी है और अपने सपनों को कुर्बान किया है आज़ादी के लिए। तो ये चीज़ हमको समझनी चाहिए, और इसकी sometimes it happens that when you don't earn things, you don't value it, right? It is a universal fact. It is not about me, it is not about you, it is not about anyone else. It is the fact. But we have that kind of responsibility to let our offsprings know what has happened. If we will not let them know, they will not know. वो केवल जब स्कूल में पढ़ाई होती है देन वो पढ़ेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। आज मुझे लगता है कि जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि जो हम पढ़ाई या ख़ास करके देश के बारे में, हमारा जो देश का इतिहास है उसके विषय में, इतिहास केवल किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, इतिहास केवल स्कूलों के एग्ज़ाम को पास करने के लिए नहीं है। हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट टू क्लियर द एग्ज़ाम्स, हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट टू क्लियर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, हिस्ट्री इज़ टू नो अबाउट योर कंट्री, know the heritage of the country, to know about the richness of the country, the cultural richness I'm talking about. History tells it all. जो इतिहास होता है वो सब कुछ बताता है। तो इसी इतिहास से हमको जो संविधान के बारे में पता चला, अगर हमारे इतिहास नहीं होता तो हमको नहीं पता चलता कि हमारे यहाँ पे ये संविधानिक जो व्यवस्थाएं थी वो पहले भी था। वैशाली में गणतंत्र था, लिच्छवी एक किंगडम था उसमें भी गणतंत्र था। तो केवल ये गणतंत्र जो आज कॉन्स्टिट्यूशन के बाद नहीं आया है, ये पहले से ही हमारे देश में था, और हमारे देश के लोगों की भावनाओं में या उनकी फीलिंग्स में वो अंतर नहीं था। क्यों? हमारे साथ बाकी के जो देश आज़ाद हुए थे वहाँ पे संविधानिक संस्थाएं, ये जो संविधान है या गणतंत्र है वो अपने जड़ें नहीं जमा पाया, और हमारे यहाँ वो निरंतर जमा चुका है जड़ें अपनी, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। हमारे साथ आज़ाद हुआ पाकिस्तान, हमारे साथ आज़ाद हुआ चीन, हमारे साथ आज़ाद हुए बाकी और भी देश जहाँ पे अभी भी गणतंत्र स्ट्रेक पे है। पाकिस्तान में आप जानते हैं, चीन में वो है नहीं, वहाँ कम्युनिज्म का राज है और वो गणतंत्र के कहीं भी करीब नहीं है। सो ये सिस्टम जो हमारे यहाँ पे है वो और कहीं नहीं है इतनी मजबूती के साथ। और देखो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, दे नो द वैल्यू ऑफ इट। वो किसी शासक को बर्दाश्त नहीं करते हैं। उनका जो कॉमन सेंस होता है हमारे देश के नेताओं से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हमारे देश के जो मतदाता हैं या देश के जो लोग हैं, कॉमन लोग, मे बी दे वोंट टॉक टू यू, आपको वो अच्छे से वो समझा ना पाएँ, बट when it comes to decide for their country, they have all their wisdom applied.
उनके पास उतनी विजडम है। सो ये सारी बातें थी दोस्तों अभी तक, जिसके बारे में हम धीरे धीरे इसके बारे में आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं संविधान के बारे में, जब हम बात कर रहे थे तो जो संविधान का इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो था, उससे धीरे धीरे आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद हम जब यहाँ पे पहुँचे और भारत आज़ाद हुआ, तो उसके बाद अंग्रेज़ों को तो ये शक था कि ये लोग इकट्ठा रह पाएंगे कि नहीं पाएंगे। इनको हम एक नया देश है या नया मुल्क है जो संविधानिक व्यवस्थाओं के साथ चल रहा है, लेकिन इनको संविधान के बारे में इन्होंने कभी कोई एक्सपीरियंस इनका नहीं है, और दे आर बाउंड टू जस्ट स्प्लिट। अंग्रेज ऐसा सोचते थे कि हमारा देश जब आज़ाद होगा तो उसके बाद वो बिखर जाएगा, बिकॉज वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपर्टीज़, हमको इतनी समझ नहीं है, देश के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन मैं आज फिर भी कह रहा हूँ, ये बात हमेशा से ही मानता हूँ कि जो देश का आम जनमानस है उसका जो कॉमन सेंस है वो अच्छे अच्छे नेताओं से ज़्यादा अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा प्रवेल करता है। when it comes to take the decision about their country, राष्ट्र की जब बात आती है, देश की जब बात आती है, they have all the wisdom applied to take the decision। चाहे वो नेता चुनने की हो, चाहे देश के बारे में अच्छा सोचने के वाले नेताओं को वोट देने की बारी हो। तो अब हम बात कर रहे थे संविधान की। तो जो संविधान में मैं कह रहा था कि इसका धीरे धीरे डेवलप हुआ, इसका क्रोनोलॉजी बनी। तो जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट या इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था, धीरे धीरे वहाँ से बहुत सारी चीज़ें इसमें संविधान में आई, क्योंकि हम ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश जो वो यहाँ पे राज कर रहे थे, तो उन्होंने जो पूरा सिस्टम बना रखा था अपने यहाँ की तरह बना रखा था। तो धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़े और हमारा देश फाइनली आज़ाद हुआ, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे जो मेंबर्स थे वो जीत के आए थे, वही लोग थे। और उसके बाद उनमें ड्राफ्टिंग कमेटी के अलग अलग जो कमिटीज़ थी वो बनी। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो B.R. अम्बेडकर थे। इसी तरह और जो कमेटी थी, किसी के हेड आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और भी तमाम गणमान्य जो लोग थे वो उनके हेड थे। उन्होंने क्या किया, अलग अलग संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है, अब मैं उस पर बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस हाउ इट हैपेंड। तो संविधान की जो बनाने की जो प्रक्रिया है उस पर अब बात कर रहा हूँ। तो जो हमारे संवैधानिक सभाएं थी, अब उसका आज भी डॉक्यूमेंटेड जो वर्जन है उसका पूरा डॉक्यूमेंटेड है सारी चीज़ें। अभी भी आप अगर देखना चाहें तो वो संसद के या अभी भी वो संभाल के रखी हुई है कि वहाँ पे जब संविधान जो संवैधानिक सभा थी या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें जब डिबेट हो रही थी, तो उनकी डिबेट्स आज भी संभाल के रखे हुए हैं। उनमें क्या क्या बातों पे डिबेट हुई, किस किस चीज़ों पे उन्होंने सहमति बनी, असहमति बनी, किस तरह से आगे बढ़े, तो वो सारी चीज़ें डिबेट का पार्ट थी और डिबेट में वो संभाल के रखी हुई हैं। तो हमारे यहाँ के जो लोग थे, उन लोगों ने अलग अलग देशों के संविधान पढ़े, फ्रांस का, USA का, और ब्रिटिश का तो था ही, एंड देन ऑस्ट्रेलिया का, और दुनिया के जहाँ जहाँ पे जो संवैधानिक देश थे, जो संविधानों का पालन कर रहे थे, अलग अलग जगह से वो संविधान पढ़े और फिर उनमें से कुछ चीज़ें ले ली गई। मसलन फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से आए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसी दूसरी जगह से आए हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल जो 368 वाला है, या तमाम अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें आए हैं। तो अब मैं बात करता हूँ, ये तो वही बात हमारा संविधान बनने की। अब जब संविधान बनने के कंप्लीट हुआ तो वो हुआ 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को बन के हमारा संविधान तैयार हो गया था, और ये सन 1947 के बाद जैसे ही देश आज़ाद हुआ उसके बाद ही संवैधानिक सभा या जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका गठन हुआ था, उनकी मीटिंग्स हुई, और उसका कुछ टाइम फ्रेम है जो मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, 1 साल कुछ महीने कुछ दिन या 2 साल कुछ दिन ऐसा करके कुछ, लेकिन जो बन के तैयार हुआ डेट वो है 26 नवंबर 1949। उसके बाद ये हमने अप्लाई किया या हम संवैधानिक दायरे में आए 26 जनवरी 1950 में गणतंत्र हमारा देश लागू हुआ। और जो लोग देख रहे हैं, अगर आपको ये डिस्कशन में पार्ट करना है, आपके जो सवाल हों दोस्तों,
तो मैं नहीं चाहता कि मैं ही खाली बोलूं, या आपके जो भी सवाल हैं आप बिना हिचक के यहाँ पे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अपने सवालों को पूछिए और साथ में इस लाइव को लाइक भी कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ अगर आप इच्छुक हों तो शेयर कर सकते हैं। तो ये अगर आप करेंगे तो आप इंटरैक्टिव रहिए मेरे साथ। अगर आपको जानकारी, मुझे नहीं लगता कि केवल सिर्फ संविधान है, उसको जो पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये केवल उन्हीं लोगों के हक़ की बात नहीं, या उन्हीं लोगों के पढ़ने की चीज़ नहीं है, ये सब लोगों के पढ़ने की चीज़ है, आपको जानने की चीज़ है। मैं इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में इसको बताऊँ, इंग्लिश में ना बताऊँ। लेकिन जो टर्म्स हैं वो शायद मैं इंग्लिश में ही बोलूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में जानें। संविधान संविधान तो सब चिल्लाते हैं, लेकिन संविधान में है क्या चीज़, वो आम लोगों को आम भाषा में, लेमैन्स लैंग्वेज जिसको कहते हैं ना, उसकी तरह से मैं आपको समझाऊंगा इसमें। ठीक है, तो ये हम धीरे धीरे, मैं आज तो मैंने लाइव किया है बताने के लिए, लेकिन अब दूसरा जो मेरा चैनल है युवा विचार, आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। उस पर मैं अभी ये लाइव तो अभी नहीं आ रहा हूँ मैं उस पर, लेकिन मैं वीडियोस डालूंगा संविधान के और बाकी जो एजुकेशनल कंटेंट है, इस तरह की चीज़ें जो आम आदमी को पता होनी चाहिए, जानकारी या इन्फॉर्मेटिव, पॉलिटिक्स, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे बात करूँगा। अब हम बात करते हैं संविधान की। संविधान में क्या क्या, जब संविधान बन के तैयार हुआ तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए, संविधान जब बन के तैयार हुआ तो प्रियम्बल मैंने आपको बता ही दिया। प्रियम्बल जो प्रस्तावना है वो क्या है। प्रस्तावना के बाद पहला, इसमें पार्ट कितने हैं, तो पार्ट हैं इसमें जो अलग अलग पार्ट हैं, उनमें संविधान की मतलब जो अलग अलग चीज़ें हैं उनमें बांटा गया है। कितने चैप्टर हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, पार्ट 10 हैं, हर पार्ट में अलग हैं चीज़ें। अब मैं सोच रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ा मतलब लार्ज होता है थोड़ा संविधान के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में जो चीज़ें हैं। तो मैं बात कर रहा था पार्ट्स कितने हैं। तो संविधान में 22 पार्ट हैं और उसके बाद शेड्यूल कितने हैं, 12 ही शेड्यूल भी हैं। तो जो पार्ट और शेड्यूल हैं वो एक क्या चीज़ें हैं, ये पार्ट और शेड्यूल, वो आप जैसे इंडेक्सिंग होती है ना, कि एक चैप्टर पे ये चीज़ है, उस पेज नंबर पे ये चीज़ है, तो पहले पार्ट के अंदर क्या चीज़ें हैं, तो मैं धीरे धीरे वो चीज़ें आपको बताता हूँ। तो पहली तो चीज़ है वो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम भारत के लोग अपने आप को संविधान देते हैं और उसमें इन चीज़ों का हम पालन करेंगे। और ये चीज़ें जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ के सुनाई, उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा, लेकिन आज थोड़ा मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। तो जो पहला पार्ट है उसमें है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसमें क्या क्या चीज़ें आते हैं, तो पहले पार्ट में जो यूनियन और इट्स टेरिटरी में आते हैं कि जो स्टेट, जो यूनियन है मतलब जो संघ गणराज्य, मतलब पूरा जो भारत है वो, उसकी बाउंड्रीज़, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, उसके बारे में जो नियम हैं वो, और लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। तो ये भारत के कुल मिला के द यूनियन और इट्स टेरिटरी, जो भारत का गणराज्य है और उसकी जो भौगोलिक सीमाएं हैं, उसके विषय में ये पहला है जो पार्ट है वो डेडिकेटेड है। दूसरा, जो दोस्तों मुझे देख रहा हूँ कि यार आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे हो। आई थिंक यू गाइस शुड लाइक, अगर आपको अच्छा लग रहा हो। So do like this live and do share it with your friends and families as well. तो जो second part है, what is the second part we talk about? Second part is about citizenship. तो citizenship के इसके अंदर जो आते हैं, that is citizenship कैसे मिलेगी, क्या क्या उसमें प्रोविजंस होते हैं, सिटीजनशिप के क्या रूल्स हैं, कौन कौन से लोगों को सिटीजनशिप मिल सकती है, और हमारे यहाँ जो देश के अंदर सिटीजनशिप बनते हैं या लोग छोड़ के जाते हैं, तो सारा उससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो सेकेंड पार्ट उसमें है, और वो उसमें सेकेंड पार्ट ही है सिटीजनशिप का। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, ये इम्पॉर्टेंट है। तो थर्ड पार्ट है इज़ अबाउट फंडामेंटल राइट्स। तो तीसरे पार्ट में फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें से पहला है राइट टू इक्वालिटी। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल जो होते हैं ना,
तो ये आर्टिकल चालू होता है 14, आर्टिकल 14 इज राइट टू इक्वालिटी, विच इज़ इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार। और समानता के अधिकार में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें किसके सामने समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वलिटी जो अपॉर्चुनिटी है वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल लोगों को मिलनी चाहिए, किसी भी तरह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो अनटचेबिलिटी है उसका एबोलिशन, ये संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। 17 आर्टिकल 17 टॉक्स अबाउट abolition of untouchability, abolition of titles, that talks it is 18th article 18। abolition of titles का मतलब है कि जैसे पहले जो टाइटल थे हमारे देश में, शेर बहादुर, सॉरी गाइज थोड़ा फ़ोन भी आ गया यहाँ पे, यही होता है when you turn on the phones, how to do it। So I was talking about the constitution और right, इसमें fundamental rights जो first था इसमें से 14 आर्टिकल 14 talks about equality before law, और उसके बाद हमने बात करी आर्टिकल 15, 16, 17, 18, और उसके बाद right to freedom आर्टिकल 19, right against exploitation 21, और जो बहुत सारा पूछा जाता है दैट वो ये फंडामेंटल राइट्स में से ही। और जब क्या होता है, अभी जब हम लोग आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, सो आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं उसकी, लेकिन जो पूछा जाता है अब जो पैटर्न है सिविल सर्विसेज का, व्हेन दे टॉक अबाउट व्हाट, दे टॉक अबाउट द निटी-ग्रिटीज ऑफ द आर्टिकल अगर आप ऊपर से ही जैसे पढ़ लिया, याद कर लिया, उससे काम बनने वाला नहीं है। यू नीड टू नो, यू शुड बी रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स की पर्टिकुलर आर्टिकल के अंडर क्या है, व्हाट इज़ द अंदर, आई मीन अंडर दैट पर्टिकुलर, किसी आर्टिकल का जैसे नंबर है तो वो किस चीज़ के लिए है। जैसे राइट टू फ्रीडम है तो उसमें प्रोटेक्शन ऑफ सेंट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है। तो ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं। राइट टू एजुकेशन ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दैट इज़ अगेंस्ट आर्टिकल 21A, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, दैट इज़ ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। अब फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपसे बात करूँगा। और इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो कहते हैं दैट इज़ लाइफ, या कह सकते हैं सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज़ द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ होता है आर्टिकल 32, दैट इज़ कॉल्ड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक ऐसा आर्टिकल है जो पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एनोमलिटी है या किसी ने, सरकार ने कुछ ऐसा नियम पास कर दिया है जिसको जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को अबॉलिट या चेंज करता है, दबाता है, या अपने फंडामेंटल राइट्स को लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते किसी ऐसे नियम की वजह से जो सरकार ने पास किया है, या कानून की वजह से जो संसद ने पास किया है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ दैट एंड कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड दैट आर्टिकल 32 रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट, या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अंकुर श्री, एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं वो शायद यहाँ पे इंग्लिश में लिख के आ रहा है, एंड लेट मी जस्ट चेक इफ़ इट इज़ समथिंग, इसमें शायद ट्रांसलेशन ऑन है या ऑफ है, कैसे होता है वो ऑफ। खैर, इफ़ यू हैव क्वेश्चंस, यू पहले तो ये चैनल के आप what is your question, by the way? I see, sir, I love you. What should I do, sir? I mean, I did not understand the question. What is the question? So I was talking about the right to this right to constitutional remedies, और इसी तरह एक आर्टिकल 368 है। और ये सारे आर्टिकल जो होते हैं ना, ये संविधानिक जो प्रक्रियाएं हैं या संविधान है उसको दांत देने की बातें हैं।
नहीं तो बहुत सारी सरकारें आती हैं, या सरकार क्या रोल प्ले करती है। आर्टिकल जो 368 है उसके बारे में भी आपको मैं बताता हूँ। हाँ, आर्टिकल 368 टॉक्स अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा था आर्टिकल 32, दैट इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन 32 टॉक्स अबाउट रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं वो अगर सरकार नहीं देती है, या किसी तरह से हम हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर वो लागू नहीं हो रहे हैं, इफ़ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद देम, देन यू कैन कंप्लेन अबाउट इट। सुप्रीम कोर्ट को भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं थ्रू ए पोस्ट कार्ड ओनली, एंड दे विल एक्ट ऑन इट। तो ये आपके पास पावर है, ठीक है। अगर आपके संवैधानिक अधिकार जो हैं, खास करके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उन पे हमला हो रहा है, देन यू हैव ऑल द राइट टू retaliate and you have all the right about to say something about it, right? तो इस तरह के जो हम बात कर रहे थे कि जो संवैधानिक जो चीज़ें हैं, संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हो गया 368, 68, अभी कॉन्स्टिट्यूशन में 368 की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने एक बिल लाए थे, वो अबाउट दे वांटेड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट वाज अंडर 368। गवर्नमेंट को पावर होती है कि वो किसी भी बिल को ला सकते हैं और संविधान में उसमें चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर चाहिए होता है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कोई होता है, तो उसको पास करने के लिए 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी चाहिए होती है, एंड दैट इज़ वेयर इट नीड्स 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी टू पास टू मेक एनी चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं बात कर रहा था अबाउट दिस डायरेक्ट संविधान के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं हमारे, और उसके बाद पहले हमारे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक चीज़ बताता हूँ कि कभी हमारे संविधान में देखिए अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। इमरजेंसी भी है, संविधान में लिखी है, पुलिस को क्या काम करना है, या स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, गवर्नर के बारे में, राष्ट्रपति से लेके जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स, उनका अपॉइंटमेंट, उनका रिमूवल, कैसे वो हट सकते हैं, कैसी जो भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं, हाउ दे विल अर्न, या वो पावर में कैसे रह सकते हैं, किसी का टर्म कितना होगा, जितने भी कंटिजेंसी जो फंड है हमारा वो है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, टैग हो, या जो ऊपर के बड़े बड़े संवैधानिक पद हैं उनमें जो लोग रहते हैं उनकी सैलरीज, और वो कंटिजेंसी जो हमारा फंड होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उससे सरकार भी बंद नहीं कर सकती। Ankur Shri, hi. So, Ankur, what do you want to do? Should a written constitution be considered a living document that evolves with changing social values and contemporary needs, or should it remain strictly about original intent? Okay, that is a very good question. So, actually, Ankur, what you are saying, it should not be bound. आपका जो सवाल अगर मैं समझ पाया हूँ, इफ़ इट इज़ राइट, कि क्या संविधान में आज के जो दौर है उसके हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए, या जिस तरह से मूल रूप में उसमें बनाया गया है वही होना चाहिए। तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा जो जवाब है, साधारण सा, वो ये है कि जो हमारा संविधान है उसमें अगर ऐसा करना होता कि इसमें कोई परिवर्तन ना हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आते, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर नहीं आती। तो ये बात सही है, बदलते समय के साथ चीज़ें बदलती हैं और चीज़ें बदलने के लिए संविधान में परिवर्तन ज़रूरी है, और उन्हीं परिवर्तनों को करने के लिए सरकार को पावर दी